दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। अब हमें हाशिमा आइलैंड पर एक कोयले की खदान दिखाई जाती है जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा इस आइलैंड को जापानीज सोल्जर ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए आज तक कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाया। यहाँ पर एक जापानीज सुपरवाइजर एक छोटे से बच्चे को एक संकरी सी जगह में भेजता है क्योंकि वहाँ किसी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से एक विस्फोट के चलते ये बच्चा मलबे के नीचे दबकर बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है जो कि इसी माइन में काम करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है यून हुक चुल नाम के एक आदमी पर जिसे कोरियन लोग अपना लीडर मानते हैं। यून के सामने 3 कोरियन लड़के बैठे होते हैं जिन्हें वो इस आइलैंड से भगाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। तीनों लड़के यून की बात मानकर रात के अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की बात एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। इधर ये दोनों लड़के समंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक जहाज इन्हें भी पकड़ लेता है और ये दोनों भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा कोरिया में, जहां हम एक मासूम सी बच्ची सोई और उसके फादर ली कैंग गॉक को देखते हैं जो एक पार्टी में नाच गाना कर रहे थे। असल में ली एक बैंड चलाता है और सोई भी अपने पिता के साथ बैंड में काम करती है। ली एक खुश मिजाज बंदा है जिसके म्यूजिक को यहाँ सभी एंजॉय कर रहे हैं। असल में वर्ल्ड वॉर 2 का समय है, इसलिए पार्टी में आए सभी लोग सेना में भर्ती होने के लिए जाने वाले हैं और ये उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक पाता क्योंकि उसने सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती की है और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। ली यहाँ से भागकर सीधा अपने दोस्त सुगियामा के पास पहुँचता है और कुछ ले देकर सेना में जाने की जिद करता है क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वो देश के लिए दुश्मनों से लड़े। सुगियामा भी उसकी फीलिंग समझता है और उसे सेना में भेजने का इंतजाम करता है। अब आखिरकार 12 अप्रैल 1945 को वो दिन आता है जब इस शिप को सभी लोगों को लेकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकलना था। ली, उसकी बेटी और पूरे बैंड ग्रुप के सभी लोगों को शिप में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो सभी को जबरदस्ती शिप पर लाया गया है। खैर, कुछ ही देर के बाद ये शिप एक जगह पर रुकती है जहाँ ली सुगियामा का लेटर दिखाते हुए सोल्जर से कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है, लेकिन सोल्जर एक क्रीपी स्माइल देकर इन सबको ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी ली की नजर जमीन पर पड़े सुगियामा के अनगिनत लेटर्स पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसके और उन सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले इन सभी को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। अड्डे पर पहुंचते ही जापानीज सोल्जर से सभी को बुरी तरह से पीटने का हो हल्ला शुरू हो जाता है। यहाँ पुरुषों को अलग और महिलाओं और बच्चियों को अलग कर दिया जाता है। साथ ही एक बोट पर बिठाकर सभी महिलाओं और बच्चों को सबसे दूर ले जाया जाता है। इसके बाद इन सभी को एक जगह ले जाकर इनका सारा सामान ले लिया जाता है, जहां ली अपनी रोलेक्स घड़ी सुपरवाइजर को देकर अपनी बेटी से मिलवाने की विनती करता है। इतने में कंपनी का जूनियर ऑफिसर यमाड़ा आ जाता है। यमाड़ा ली की हरकत देखकर उसे जापान का नेशनल सॉन्ग बजाने को कहता है, जिस पर ली अपने ग्रुप के साथ शुरू हो जाता है। इतने में कंपनी का मैनेजर सीमा जाकी भी यहाँ पहुँच जाता है और इन सभी का स्वागत करता है। सीमा जाकी कहता है कि अब से आप सब हमारे लिए काम करने वाले हैं। इसके बाद सभी मजदूरों के कपड़े उतरवाकर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही इन सभी का चेकअप भी किया जाता है कि कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इनके हाथ में एक स्लिप थमाई जाती है जिस पर इनके खाने पीने से लेकर रहने के तमाम खर्चे लिखे हुए थे, जिनका वजन अब ये कंपनी उठाने वाली है, लेकिन उसकी भरपाई इनकी पगार से की जाएगी और अगर किसी महीने का खर्च ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई अगले महीने की सैलरी से की जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अब ये सभी कोरियंस जापानियों के गुलाम बन चुके हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को कंफर्ट जोन में रखा गया है जहां वो जापानीज सैनिकों को एंटरटेन करेंगी। यहाँ हम 2 महिलाओं को बात करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक महिला का पेट फाड़कर उसके बच्चे को निकालकर फेंक दिया था। इधर पगार से पैसे कटने के बाद भी मजदूरों को कीड़े मकोड़े वाला खाना दिया जा रहा है। अगले दिन सभी को माइंस में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ इन्हें मारा जाता है। ये देखकर एक जापानी चोई जो छोटा सा गैंगस्टर है वो सुपरवाइजर से 2-2 हाथ करने के
के लिए डिसाइड करता है। तभी यमाड़ा भी यहाँ पर आ जाता है और चोई सुपरवाइजर को हराने के बाद मजदूरों का लीडर बनने का ऑफर देता है। यमाड़ा मान जाता है और चोई सुपरवाइजर को पछाड़कर मैदान से बाहर कर देता है और शर्त के मुताबिक मजदूरों का लीडर बन जाता है। हालांकि एक कोरियन जीन कहता है कि एक जापानी है और कोरियंस को आपस में लड़वाना चाहता है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शिमाजाकी अपने लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, जहाँ चोई भी होती है। शिमाजाकी अपने एक सुपरवाइजर को म्यूजिक बनाने को कहता है। ये सुनकर सोई कहती है कि ये मेरा सॉन्ग है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने दिया है, लेकिन शिमाजाकी को उसकी भाषा समझ नहीं आ पाती और एक मोल नाम की लड़की उसे शोई की बातें ट्रांसलेट करके बताती है। ये सुनकर शिमाजाकी बहुत खुश होता है और ली और उसके पूरे ग्रुप के साथ शिमाजाकी के पास बुलाया जाता है, क्योंकि शिमाजाकी अब सोई और उसके ग्रुप के हर फंक्शन में सिंगिंग करने वाला था। दूसरी तरफ हम पार्क नाम के एक एजेंट को देखते हैं, जिसे कोरियन लिबरेशन कंपनी ने योन की फोटो देकर उसे हाशिमा से वापस लाने का काम सौंपा था, क्योंकि योन ने कोरिया के आजादी के लिए बहुत कुछ किया था। हालांकि 2 साल से वो जापानीज के कब्जे में है। पार्क योन को वापस लाने के लिए हाशिमा आइलैंड पर मजदूर बनकर रहने लगता है। इधर शिमाजाकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां ली अपनी बेटी और ग्रुप के साथ अपने म्यूजिक से सभी को एंटरटेन कर रहा था। इधर खदान नंबर 2 में चोए बाकी मजदूरों के साथ कोयला निकाल रहा था कि तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है और कोयले से भरी ट्रॉली धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसकी चपेट में आने से कई मजदूरों की जान चली जाती है और पूरी खदान में आग फैलना शुरू हो जाती है। वहीं अब शिमाजाकी को इस ब्लास्ट के बारे में खबर मिलती है तो वो खदान नंबर 2 को बंद करने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि योन भी इसी खदान में बंद है। इसलिए वो कैसे भी करके योन को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर उसे कुछ होता तो कोरियंस हड़ताल कर देंगे, क्योंकि योन ही कोरियंस का एकमात्र लीडर है। लेकिन सोल्जर की सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं, पर अंदर फंसे मजदूर एक डायनामाइट ब्लास्ट करके खदान से बाहर आ जाते हैं। अब योन घायल हालत में सभी कोरियंस मजदूरों के सामने आता है, जिसे देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। इन मजदूरों में पार्क भी शामिल था, जो मौका मिलते ही योन के पास जाता है। पार्क कहता है कि मुझे कोरियंस ने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे कोरियन शिप मंगवाने के लिए टेलीग्राफ चाहिए। इस पर योन टेलीग्राफ का इंतजाम करने की कोशिश में जुट जाता है। वहीं पार्क, जिसे पता था कि ये काम ली कर सकता है, वो ली के पास आता है और ऑफिसर के कमरे की चाबी मांगता है, क्योंकि उसके पास टेलीग्राफ है। ली जब इसका कारण पूछता है तो पार्क उसे सब कुछ सच सच बता देता है और ली खुद को और चोई को भी यहाँ से ले जाने की शर्त पार्क के सामने रखता है। पार्क की शर्त मानते ही वो कमरे की नकली चाबी का इंतजाम करता है, जिसके थ्रू पार्क कैबिन में आता है और कोरियन आर्मी से मदद मांगता है। यहाँ पार्क को योन के अकाउंट का रिकॉर्ड भी मिलता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच आइलैंड से दुश्मनों के बॉम्बर प्लेन गुजरने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी अपने बंकर और घरों में छुपकर लाइट्स ऑफ कर लेते हैं। मौके का फायदा उठाकर पार्क योन को एक खुफिया जगह पर ले जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। यहाँ जितने भी कोरियंस मजदूरों की मौत होती है या उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनके मुआवजे का आधा हिस्सा तुम्हारे और आधा शिमाजाकी के अकाउंट में जाता है। ये सुनकर योन हैरान रह जाता है और खुद को बचाने के लिए झूठ कहता है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही ली और सोई भी थे, जिन्होंने इनकी सभी बातें सुन ली। इसी बीच हाशिमा पर एक जोरदार धमाका किया जाता है, जिसमें शिमाजाकी मारा जाता है। वही जापानी अपने आप को बंकर्स में बंद करके कोरियंस को मरने के लिए छोड़ देते हैं। वही योन यहाँ से जान बचाकर भागने लगता है, जिसे म्यू नाम का आदमी सहारा देता है और योन उसे भी मार देता है, क्योंकि उसने भी वो अकाउंट रिकॉर्ड देख लिया था। पर हर क्राइम की तरह इस क्राइम पर भी ली और सोई की नजर पड़ जाती है। येमाला को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है, जो उससे कहता है कि शिमाजाकी घायल है, जिस पर सीनियर ऑफिसर उसे मारकर येमाला को मैनेजर बनने को कहता है और येमाला शिमाजाकी की रही बची सांसें भी छीन लेता है। और अगले दिन जापानीज का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिनकी मांग थी कि कोरियंस को यहाँ से भगाना, क्योंकि एक कोरियन ने छोटी सी जापानीज बच्ची के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। हालांकि ये सच नहीं था, बल्कि असलियत में सुपरवाइजर ने ही ये काम किया था और इल्जाम चोई पर लगा दिए थे। लेकिन बिना सच्चाई जाने चोई को गिरफ्त में ले लिया जाता है। वही यमाड़ा यून को एक ऑफर देता है कि तुम मजदूरों का आधा पैसा जो तुमने कमाया है वो मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। साथ ही वो यून से कहता है कि अमेरिकन से कहना कि हम कोरियंस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, बाकी यहाँ कोरियंस को खदान में बंद
बंद करके मारना मेरा काम है। यून भी इन सब के लिए मान जाता है, लेकिन पार्क और चोई भी ये बात भी सुन लेते हैं। इसलिए जब यून कोरियंस मजदूरों को अच्छे खाने और ज्यादा मजदूरी का पाठ पढ़ाता है तो पार्क इन्हें बताता है कि ये झूठ बोल रहा है और ली वो अकाउंट रिकॉर्ड दिखाता है। साथ ही चोई सू के मर्डर की बात भी कहती है, इसलिए सभी यून के खिलाफ हो जाते हैं और पार्क यही उसका गेम बजा देता है। साथ ही वो चोई को भी आजाद करवा लेता है। अब पार्क इनसे कहता है कि हम कोयला ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से भागेंगे, इसलिए इनमें से कुछ लोग हथियार डायनामाइट्स वगैरह अपने साथ ले लेते हैं। पर तभी यहाँ पर जापानीज सैनिक आ जाते हैं जिन्हें ली और पार्क मार डालता है। लेकिन 2 सैनिक और भी थे जिन्होंने इन सबको भागते हुए देखा था, इसलिए पार्क इन्हें भी मार डालता है। पर गोली की आवाज से पार्क को सब पता चल जाता है और वो सैनिकों को इनके पीछे लगा देता है। साथ ही चोई अपने साथियों के साथ इनसे लड़ने आता है, लेकिन वो रस्सी जिससे ये जा रहे थे वो टूट जाती है, इसलिए सभी एक साथ एक बेल्ट पर चढ़ने लगते हैं, जिस वजह से आधे तो शिप पर पहुंच जाते हैं लेकिन आधे पानी और उसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। देखते ही देखते जापानीज और कोरियंस के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और ली बेल्ट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला वो ये नहीं कर सकता था, इसलिए चोई और कुछ मजदूर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। वही मेल को सुपरवाइजर की गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। ये देखकर चोई बौखला जाता है और सुपरवाइजर की गर्दन तोड़ देता है। चोई मेल के पास था कि तभी उसे भी एक गोली लगती है, पर वो जैसे तैसे वो मेल के पास जाता है और दोनों मारे जाते हैं। इधर यमाडा ली को शूट करता है, लेकिन बदले में ली भी उसे शूट करता है और यमाडा चोई को बंदी बनाता है, पर पार्क उसके सिर पर पत्थर मारता है और चोई बोतल वाला बम उसके सर पर फोड़ देती है। इसी के साथ यमाडा भी मारा जाता है और पार्क कहता है कि श्रीमा, यमाडा और सभी सुपरवाइजर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए युद्ध यहीं पर खत्म होता है और अब हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद सभी शिप पर चढ़ जाते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ ली की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो सोई की जिम्मेदारी पार्क को सौंपता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह देता है, जिस पर सोई बहुत रोती है। और आखिर में हम देखते हैं कि नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से परमाणु हमला होता है, जिसका धमाका और आग की लपटें इनके सामने थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।